मेरी आवाज़ पहुंच रही है क्या आप लोगों तक? एक बार चेक करना, मेरी आवाज़ पहुंच रही है क्या? मेरी आवाज़ पहुंच रही है क्या आप लोगों तक? पहुंच रही है ना? सुनो, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? हम लोग डिस्कस कर रहे थे हीट ट्रांसफर फॉर डिफरेंट केसेस, और उसमें अपन ने बात किया था विदाउट हीट जनरेशन। और विदाउट हीट जनरेशन में प्लेन स्लैब और सिलेंडर सिलेंडर के लिए अपन ने दो अलग अलग केस डिस्कस कर लिए थे ना। यहाँ तक हो गया था। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं अपन, फिर आगे बढ़ते हैं ना। सुनो, एचएमटी में पूरे न्यूमेरिकल ही है, थ्योरी बहुत कम है ना। तो एक क्वेश्चन नोट करना, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखना, एक क्वेश्चन लिखना है। कंपोजिट वॉल, एक क्वेश्चन नोट करना है। कंपोजिट वॉल, a composite wall having unit a composite wall having unit length a composite wall having unit length normal to the plane of the paper. A composite wall having unit length normal to the plane of paper is insulated at the top and bottom is insulated at the top and bottom is insulated at the top and bottom as shown in the diagram is insulated at the top and bottom as shown in the diagram. It is made of four material. It is made of four material. आपको डायग्राम दे रखा है एक, आपको एक डायग्राम दे रखा है, कुछ ऐसा है। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ये आपका इंसुलेटेड है, ये भी इंसुलेटेड है। ये आपको L1 दे रखा है, ये L2 दे रखा है और ये L3 दे रखा है। ये आपको दे रखा है, ये HB है और ये HC है। और ये आपका टोटल HA बराबर HD है। आपको दे रखा है यहाँ पर टेम्परेचर T1 है, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट H1 है, और यहाँ पर टेम्परेचर T2 है और कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट H2 है। आपको जो वैल्यूज दे रखी हैं वो दे रखा है गिवन। HA बराबर HD इज इक्वल टू कितना है? 3 सेंटीमीटर है। HB बराबर HC इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर है। L1 बराबर L3 इज इक्वल टू 0.05 मीटर है। L2 इज इक्वल टू 0.1 मीटर है। कि A इज इक्वल टू KB इज इक्वल टू 50 वाट पर मीटर केल्विन है। कि A इज इक्वल टू KD है।
के बी आपको दे रखा है 10 वाट पर मीटर केल्विन, के सी आपको दे रखा है 1 वाट पर मीटर केल्विन, T1 आपको दे रखा है 200 डिग्री सेल्सियस, T2 आपको दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस, आपको H1 दे रखा है 50 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन एंड H2 दे रखा है 10 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, ऐसा कुछ। ऐसा कुछ दे रखा है आपको, है ना। तो ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा होगा तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, रेजिस्टेंस डायग्राम ड्रॉ कर लो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो और हीट ट्रांसफर रेट क्या हो जाएगा, dt अपन आर इक्विवेलेंट। सबसे पहले ये देख लो कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पर कितने हो जाएंगे। सबसे पहले कन्वेक्टिव, कंडक्टिव, 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 कंडक्टिव और ये कन्वेक्टिव, 1 2 3 4 ये हुए, एक ये कन्वेक्टिव और एक इधर कन्वेक्टिव। टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। आप रेजिस्टेंस डायग्राम ड्रॉ करोगे तो देखो कुछ ऐसा होगा, सबसे पहले यहां पर आर कन्वेक्टिव होगा, फिर आर ए होगा, फिर ये आर बी और आर सी होगा, फिर ये आर डी होगा और यहां पर आर कन्वेक्टिव होगा। ये कुछ ऐसा होगा। आप टेम्परेचर लिखोगे तो यहां टेम्परेचर कितना है, ये दे रखा है 200 डिग्री सेल्सियस और ये कितना है 25 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है आपका, आर कन्वेक्शन है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/H1A1। ये क्या है, आर ए है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी L/K। ये क्या है आपका आर बी है, इसकी वैल्यू हो जाएगी L/K। ये आर डी है, आर सी है, इसकी वैल्यू भी L/K। ये आर डी है, इसकी वैल्यू भी L/K और ये भी आर कन्वेक्शन 2 है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/H। कुछ भी नहीं करना है, वैल्यू पुट कर दो, रेजिस्टेंस निकाल लो। ठीक है, आप रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो देखो क्या हो जाएगी, आर कन्वेक्शन 1 ये वाला, ये हो जाएगा 1/H। H1 कितना है 50 इंटू एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ये वाला एरिया कॉन्टेक्टेड एरिया, तो ये वाली लेंथ कितनी है, ये वाली है HA और परपेंडिकुलर टू द बोर्ड कितनी दे रखी है, यूनिट दे रखी है 1 और HA की वैल्यू कितनी है, ये 3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 0.03। इसकी वैल्यू निकालो। आर ए के लिए L1 कितना है, L1 ये लिखा है 0.05 अपन कंडक्टिविटी ए की कितनी है, ये लिखी है 50। ए का एरिया कितना हो जाएगा, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है HA कितना है 3 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर टू द बोर्ड कितना है 1.03 इंटू 1 हो जाएगा। आपको कहीं भी किसी भी डायमेंशन में प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। आरबी कितना हो जाएगा L/K, आरबी के लिए L कितना है, ये L2 हो जाएगा और L2 की वैल्यू कितनी है, ये लिखिए 0.1 और B की कंडक्टिविटी कहाँ है, ये लिखिए 10 इंटू एरिया कितना है, B की ये वाली डिस्टेंस कितनी है HB और HB कितना है, ये है 5 सेंटीमीटर एंड द परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इज 1। RC कितना है, RC ये L2 हो जाएगा, कितना है ये लिखा है 0.1। C की कंडक्टिविटी कितनी है 1 और एरिया कितना हो जाएगा, ये कितना है HC और ये कितना है, ये लिखा है 1.5। यहां पर कुछ गलत लिखा है, एरिया B का कितना होगा HB कितना है, ये लिखा है 1.5, 0.015 इंटू 1 होगा और ये भी 0.015 इंटू 1 होगा। ऐसा डायमेंशन में कहीं कोई प्रॉब्लम हो बता देना मुझे।
सुनो, उसके बाद आर डी की वैल्यू किसके बराबर होगी, ए की ही बराबर होगी। जो वैल्यूज ए की हैं वही वैल्यूज डी की हैं, तो सेम वैल्यू हो जाएगी 0.05 अपॉन 50 इंटू 0.03 इंटू 1, ये हो जाएगा। शायद आपको साइड का दिख नहीं रहा होगा, ये हो जाएगा 0.05 अपॉन 50 इंटू 0.03 इंटू 1। आर कन्वेक्शन टू 1 अपॉन एच ए, यहाँ पर एच कितना है वो लिखा है 10, इंटू एरिया कितना है 0.03 इंटू 1। ये सारी वैल्यूज निकाल करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लोगे क्या। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब जो सीरीज में है वो ऐड हो जाएगा, और जो पैरेलल में है वो भी निकाल सकते हो। और अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया तो आर नेट क्यू डॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन आर इक्विवेलेंट। हाँ भाई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लोगे क्या, हाँ या नहीं। ये सीरीज में ही ये ऐड हो जाएंगी, ये सीरीज में ये ऐड हो जाएंगी, ये पैरेलल में इनका इक्विवेलेंट निकाल लोगे और बाद में सब क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। सॉल्व कर लोगे क्या। ए को डिवाइड, आप क्या पूछ रहे हो, ए को डिवाइड कर दें दो पार्ट में और डी को डिवाइड कर दें दो इक्वल पार्ट में, तो क्या आंसर आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा। निकाल के देखना पड़ेगा, चेंज भी हो सकता है क्योंकि पैरेलल में हो जाएंगे फिर वो, है ना। इसको एक बार नोट करना, इसके बाद सॉल्व कर लोगे क्या। इसको नोट कर लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ नहीं आएगा ना, उससे नहीं आएगा क्योंकि पैरेलल में हो जाएंगे ना, पैरेलल में हो जाएंगे, और पैरेलल में हो जाएंगे तो इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 R2 अपन R1 प्लस R2 नहीं आएगा, है ना। नहीं आएगा, और नहीं भी आना चाहिए क्योंकि एक बॉडी है और दो बॉडी पैरेलल में रखी है, दोनों अलग अलग बातें हैं ना। H1 के साथ वाला एरिया, H1 के साथ वाला एरिया, H1 ये है बेटा, और इसके साथ वाला एरिया ये वाली डायमेंशन ये कितना है, ये पूरा एच ए, ये 3 सेंटीमीटर है, ये पूरा डायमेंशन कितना है 3 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर टू द बोर्ड कितना है 1, तो 0.03 इंटू 1, ये 0.03 इंटू 1। इसको नोट करो, नोट कर लेना तो मुझे बता देना। नहीं होगा, आप करके देखिए, नहीं होगा, है ना। आप करके देखिए, नहीं होगा, ठीक है। इसको नोट किया क्या, आर नेट निकाल लिया आपने। आर नेट की वैल्यू आएगी, मैं बता देता हूं। आर नेट की वैल्यू आएगी 4.7 समथिंग, हाँ सही लिख रहे हो। आर नेट की वैल्यू आएगी 4.7 समथिंग, है ना। 4.7 समथिंग आएगी। क्यू डॉट हो जाएगा कितना, 200 माइनस 25 अपॉन 4.7। ठीक है, इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं अपन। बात करते हैं जो आप कह रहे हो, बात करते हैं उस पर। हीट ट्रांसफर क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर कितना आ रहा है 37.23।
जो आप पूछ रहे हो उस पर बात करते हैं, इसको एक बार नोट करो। इसको नोट करना एक बार, फिर उस पर बात करते हैं अपन। नोट कर लेना तो मुझे बता देना। हाँ भाई, नोट कर पाए क्या? सुनो, ईएससी के एफएम के ऑब्जेक्टिव की थ्योरी के लिए क्या करें? बेटा जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना एफएम में, फ्लूइड मैकेनिक्स में, वो मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। थ्योरी के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। और जो थोड़ी बहुत थ्योरी बचेगी वो लास्ट टाइम बता दूंगा, है ना। सुनो, देखो आप क्या पूछ रहे हो। आप ये पूछ रहे हो कि एक कोई मटेरियल है, इसका एरिया है ए, यहाँ टेम्परेचर है T1, यहाँ टेम्परेचर है T2, और लेंथ है L, और कंडक्टिविटी है K। ठीक, सुनो, लेंथ है ये, तो यहाँ पर हीट ट्रांसफर रेट क्या होगा? ये हो जाएगा T1 माइनस T2 अपॉन L अपॉन KA, ये हो जाएगा, है ना। इनका कहना ऐसा है कि इसको क्या करो, इनका कहना है कि इसको डिवाइड कर दो दो भाग में, इसी स्लैब को, तो एक की कंडक्टिविटी हो जाएगी K और इसकी भी कंडक्टिविटी हो जाएगी K। इसका एरिया हो जाएगा A/2 और इसका एरिया हो जाएगा A/2। ये कितना है? T1 माइनस T2 अपॉन रजिस्टेंस। ठीक, R की वैल्यू यहां पर कितनी है? R की वैल्यू है L अपॉन KA। ठीक, यहां पर टेम्परेचर T1 है और यहां पर टेम्परेचर T2 है। यहां पर दो रजिस्टेंस होंगे, इसको आप 1 मान लो और इसको 2 मान लो। तो यहां पर R2 इज इक्वल टू क्या होगा? L अपॉन K। एरिया डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? A/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2L/K। और ये R1 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? L अपॉन K। अब एरिया 1/2 रह गया है, तो 1/2 हो जाएगा, 2L/K हो जाएगा, ये हो जाएगा। रजिस्टेंस यहाँ पर कितना था? L अपॉन K था, और यहाँ पर रजिस्टेंस क्या हो गया? 2L/K, और 2L/K पैरेलल में। आप इसको रजिस्टेंस नेट निकालो, R नेट कितना आएगा? दोनों पैरेलल में है तो R नेट होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये होता है। तो R1 इंटू R2 करो, 2L/K, 2L/K अपॉन 2L/K, 2L/K, ये हो जाएगा। तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, 2L/K ऊपर ऊपर नीचे से कॉमन ले लो तो 2L/K कॉमन आ जाएगा, और ऊपर बचेगा कितना? 2L/K, और नीचे कितना बचेगा? दिस प्लस दिस 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और आर नेट की वैल्यू बचेगी L/K। और अगर आर नेट इतना आ गया तो क्यू डॉट हो जाएगा T1 माइनस T2 अपॉन कितना? L अपॉन K। सेम आएगा, सेम आएगा।
आपने एक बार करके देखा होता तो आ जाता है ना। बात समझ में आई क्या? इसको डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करोगे तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा। बात समझे मैं क्या कह रहा हूं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे भाई लेंथ ये है ना, लेंथ ये है ना बेटा, लेंथ ये है, लेंथ ये है, लेंथ तो से वो पूछ रहा है, उसका कहना ये है कि यहां से डिवाइड करो, यहां से डिवाइड करो तो लेंथ तो सेम रहेगी ना। ठीक है। अरे लेंथ पे फर्क क्यों पड़ेगा यार, आप उसका क्वेश्चन नहीं समझे। वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है इसको इस तरह से डिवाइड करो। बेटा यही पूछ रहे थे ना आप, इसको इस तरह से डिवाइड करोगे तो ये लेंथ तो सेम रहेगी ना। बेटा उसने पैरेलल बोला है, कैसे भी करो का क्या मतलब होता है। आप इसको अगर इस तरह से डिवाइड करोगे, अगर इस तरह से डिवाइड करोगे तो फिर पैरेलल थोड़ी ना रह जाएगा, दिस प्लस दिस, ये सीरीज में हो जाएगा। तो पैरेलल की बात कर रहा है, पैरेलल की बात कर रहा है तो डेफिनेटली इसी तरह से डिवाइड करोगे, है ना। ठीक है, सुनो, जरूरी है ऐसे ही होगा, पैरेलल है तो जरूरी है कि ऐसे ही होगा ना। एक क्वेश्चन नोट करो फिर आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन नोट करना, एक क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है या फिर स्टैंडर्ड बुक का है मुझे नहीं पता, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लिखना। अच्छा मैंने कल आपको एक पीडीएफ दी थी एचएमटी की जिससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, और मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन घर के लिए भी दिए थे ना। आयुष बोल रहे हो कि उसको कट करके अरेंज कर दें तो भी बेटा सेम आएगा, तो भी सेम आएगा। आप समझो मटेरियल सेम है, कंडक्टिविटी सेम है, सब कुछ सेम है ना, सेम आएगा, है ना। कल मैंने आपको एक पीडीएफ दी थी जिससे 3-4 क्वेश्चन आप मैंने आपको बोले थे घर से करने के लिए, उस पीडीएफ में आओ एक बार। टेलीग्राम वाले ग्रुप में एक पीडीएफ सेंड की थी, उस पीडीएफ में आओ एक बार। उस पीडीएफ में एक क्वेश्चन नंबर 14 है, उसको एक बार पढ़ो। उस पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर 14 है, उसको एक बार पढ़ो। आपको दे रखा है स्क्वायर प्लेट ऑफ 1 किलोवाट इलेक्ट्रिकल हीटर 150 इंटू mm इंटू 150 mm। क्वेश्चन ध्यान से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। आपको इलेक्ट्रिकल हीटर दे रखा है जिसका क्रॉस सेक्शन है 150 mm इंटू 150 mm, है ना। इज इंसर्टेड बिटवीन टू स्लैब, स्लैब ए इज 20 mm थिक, कंडक्टिविटी इतना है, स्लैब बी इज इतना थिक, कंडक्टिविटी इतना है। द आउटसाइड हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ऑफ स्लैब ए एंड बी इज 200। ये क्वेश्चन थोड़ी सा मिस्टेक है, मैं इसको दोबारा बोल रहा हूँ, एक बार देखना। क्वेश्चन आप पीडीएफ में पहुंच गए हो क्या आप लोग? आप लोग पीडीएफ में पहुंच गए हो क्या? क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहा हूं, पीडीएफ में पहुंच गए हो ना। मैं क्वेश्चन एक बार बोल रहा हूं, पूरा सुनना। स्क्वायर स्क्वायर प्लेट ऑफ 1 किलोवाट इलेक्ट्रिकल हीटर 150 mm इंटू 150 mm इज इंसर्टेड बिटवीन टू स्लैब, स्लैब ए इज 20 mm थिकनेस, कंडक्टिविटी उसकी दे रखी है। स्लैब बी इज 10 mm थिक, कंडक्टिविटी दे रखी है। आउटसाइड हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट ऑफ साइड ए एंड बी, साइड ए का हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट दे रखा है कितना, 200 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। एंड साइड बी का कितना दे रखा है, 50 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। आगे दे रखा है टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज 25 डिग्री सेल्सियस।
टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज 25 डिग्री सेल्सियस, देन एस्टिमेट, पहला पूछा है मैक्सिमम टेम्परेचर इन द सिस्टम एंड आउटसाइड सरफेस टेम्परेचर ऑफ द टू स्लैब एंड ड्रॉ द इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट। सुनो, देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, आपको शायद उसमें कोई डायग्राम वगैरह नहीं दे रखा था, डायग्राम नहीं दे रखा था ना। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ध्यान से सुनना। आपको यहां पर एक दे रखा है, कोई एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है कुछ ऐसा, और यहां पर एक स्लैब बी है, ये कोई स्लैब है बी, और यहां पर कोई एक स्लैब है ए। ये एक हीटर है, ये ए है, ये बी है, और ये एक हीटर है ना। और इसका क्रॉस सेक्शन जो दे रखा है मुझे, वो दे रखा है 150 mm इंटू 150 mm, ऐसा कुछ कुछ है ना। और यहाँ पर दे रखा है कि टेम्परेचर कुछ कुछ T1 है, साइड साइड का आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। यहाँ टेम्परेचर कुछ T2 है, और दोनों जगह एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ भी 25 डिग्री सेल्सियस। आपको जो HA है, इस साइड का जो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, वो दे रखा है 200 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, और जो HB दे रखा है वो कितना दे रखा है 50 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ठीक, ए और बी की कंडक्टिविटी कुछ दे रखी है, वैल्यूज क्या है। कंडक्टिविटी ऑफ ए दे रखा है कितना, ए 20 mm थिक है और कंडक्टिविटी 50 है। फिफ्टी वाट पर मीटर केल्विन है। बी की जो थिकनेस दे रखी है 10 mm है, और कंडक्टिविटी 0.2 है। ऐसा है। सुना, मुझे क्या करना है कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन देगा, जब, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये क्वेश्चन, ये जो इलेक्ट्रिकल हीटर है ना, ये कितना दे रखा है, इलेक्ट्रिकल हीटर दे रखा है 1 किलोवाट का। मुझे बता दो ये क्वेश्चन कौन सा है, हीट जनरेशन वाला या विदाउट हीट जनरेशन वाला। ये क्वेश्चन हीट जनरेशन वाला है, विदाउट हीट जनरेशन वाला है। ये विदाउट हीट जनरेशन वाला है। सुनो, जनता को इसमें डाउट होता है, इसीलिए पूछ रहा था मैं स्पेशली आपसे। ये विदाउट हीट जनरेशन का है, हीट जनरेशन का नहीं है। सुनो, मैं विदाउट हीट जनरेशन जब इसलिए बोल रहा हूं, हीट जनरेशन का मतलब समझते हो, हीट जनरेशन का मतलब क्या होता है। अगर ये कोई एक स्लैब है, अगर ये कोई स्लैब है और मैं कहूं कि स्लैब में, अगर मैं स्लैब में कहूं कि स्लैब में 10 वाट पर मीटर क्यूब के हिसाब से हीट जनरेट हो रही है, मैं कहूं कि ये कोई स्लैब है और स्लैब के अंदर ही 10 वाट पर मीटर क्यूब के हिसाब से हीट जनरेट हो रही है, देन वो हीट जनरेशन वाला है। लेकिन अगर मैं कहूं कि यहां एक इलेक्ट्रिकल हीटर लगा हुआ है, देन वो हीट जनरेशन वाली नहीं है भाई। स्लैब के अंदर हीट जनरेट थोड़ी ना हो रही है, इलेक्ट्रिकल हीटर अलग से लगा हुआ है। स्लैब ए और स्लैब बी में हीट जनरेट नहीं हो रही, इस बात को समझना पड़ेगा, है ना। इलेक्ट्रिकल हीटर अलग से रखा हुआ है, वो हीट का सोर्स है, बात समझ में आती है। लेकिन स्लैब ए और स्लैब बी में कोई भी हीट जनरेशन नहीं हो रहा है। बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं। हाँ बिल्कुल, इसमें दोनों पैरेलल में आएंगे, है ना। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इलेक्ट्रिकल हीटर इज द सोर्स ऑफ हीट, लेकिन स्लैब ए और स्लैब बी में कोई भी हीट जनरेट नहीं हो रही है। मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा है कि इस पूरे सिस्टम में, पूरे अरेंजमेंट में जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो कहाँ होगा।
सुनो, जाहिर सी बात है कि भाई ये इलेक्ट्रिकल हीटर में हीट जनरेट हो रही है, तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो यहीं पे होगा, मतलब जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो इसी का होगा। भाई ये हीट जनरेट कर रहा है तो मैक्सिमम टेम्परेचर भी इसका होगा। आप पूछ रहे हैं कि अगर स्लैब के अंदर हीटर होता तो फिर क्या होता। बेटा इसके बाद जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे ना वो विद हीट जनरेशन वाले ही करेंगे। तो विद हीट जनरेशन वाला मतलब अगर स्लैब के अंदर हीटर होता, विद हीट जनरेशन वाला होता, तो फिर हम लोग जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन दोबारा से लगाते, उसमें क्यू जनरेशन वाली टर्म को कंसीडर करते, उसकी बात करेंगे अपन, है ना। ठीक है, उसको छोड़ दो, अभी बात करेंगे नेक्स्ट केस में। यहां पर आप रेजिस्टेंस डायग्राम ड्रॉ करोगे, कन्वेक्शन, कंडक्शन, हीटर, कंडक्शन, कन्वेक्शन। टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस 4। हीटर का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, हीटर इज द हीट सोर्स, है ना। देखो कुछ ऐसा होगा, आर कन्वेक्शन, आर कन्वेक्शन ए, आर कंडक्शन ए, फिर हीटर है, हीटर में मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, आर कंडक्शन बी, फिर आर कन्वेक्शन बी। और यहाँ टेम्परेचर कितना, टी इन्फिनिटी इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ भी कितना, टी इन्फिनिटी इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनो। बात कुछ ऐसी है, ये सही लिख रहा है, ये सही लिख रहा है कि हीट जनरेशन अगर कहीं पॉइंट में है, मान लो एक कोई पॉइंट हीट सोर्स है, कहीं हीट जनरेशन कहीं पॉइंट में है, पॉइंट सोर्स है, तो उसको हम लोग मान लेंगे कि वहां से हीट जनरेट होकर बाकी जगह से मूव कर रही है, ट्रेवल कर रही है, पास हो रही है। जब भी आपको हीट जनरेशन वाला केस दे रखा होगा, मैं आपको बताऊंगा, तो वहां बॉडी के हर एक पार्ट से हीट जनरेट होना चाहिए, मतलब यूनिफॉर्मली हीट जनरेशन होना चाहिए ना, बात करेंगे उसके ना। सुनो, यहां पर क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रिकल हीटर है इसमें हीट जनरेट हुई, इसमें कुछ हीट इधर चली गई Q1, कुछ हीट इधर चली गई Q2, मतलब यहां पर हीट जनरेट हुई, उसका कुछ हीट यहां चला गया Q1 और कुछ हीट यहां चली गई Q2। जो हीट इधर Q1 गई वो आगे जाकर के कन्वेक्ट हो जाएगी, यहां पर Q1 हो जाएगी, और यहां पर जो Q2 गई वो आगे भी Q2 चली जाएगी। ठीक, अच्छा चारों रेजिस्टेंस सीरीज में है क्या, चारों रेजिस्टेंस सीरीज में है, हाँ या नहीं, चारों रेजिस्टेंस सीरीज में है, हाँ या नहीं, नहीं है, नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस सीरीज में जब होते हैं, रेजिस्टेंस सीरीज में जब होते हैं जब रेजिस्टेंस में हीट ट्रांसफर रेट क्या हो, बराबर हो, और यहाँ पर हीट ट्रांसफर रेट बराबर नहीं है, इसमें और इसमें सेम है, इसमें और इसमें सेम है, मतलब ये दोनों सीरीज में होंगे, और इसमें भी हीट ट्रांसफर रेट सेम है, मतलब ये दोनों भी सीरीज में होंगे, ये दोनों सीरीज में होंगे और ये दोनों सीरीज में होंगे, लेकिन ये चारों सीरीज में नहीं होंगे। ठीक, तो ये दोनों और ये दोनों आपस में किस में होंगे, पैरेलल में होंगे। देखो इन दोनों के लिए भी टेम्परेचर डिफरेंस टी मैक्सिमम माइनस टी इन्फिनिटी, और इन दोनों के लिए भी टेम्परेचर डिफरेंस टी मैक्सिमम माइनस टी इन्फिनिटी। तो इस पूरे जो डायग्राम है, जो रेजिस्टेंस डायग्राम है, ये पूरा जो रेजिस्टेंस डायग्राम है उसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूं, देखो ये टी इन्फिनिटी है या फिर इसको टी मैक्सिमम मान लो यहां पर, दो रेजिस्टेंस ये हैं सीरीज में होंगे, और दो रेजिस्टेंस यहां सीरीज में होंगे, और यहां टेम्परेचर होगा टी इन्फिनिटी इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस। यहां से हीट कितनी जाएगी भाई, यहां पर हीटर में हीट प्रोड्यूस कितनी हो रही थी, 1 किलोवाट, हीटर ने हीट प्रोड्यूस कितनी की, 1 किलोवाट। उस 1 किलोवाट का कुछ पार्ट Q1 यहां चला गया, कुछ Q2 यहां चला गया, कुछ Q1 यहां चला गया और कुछ Q2 यहां चला गया। Q1 किस में गया, इसमें आर कंडक्शन ए और आर कन्वेक्शन ए, दिस इज आर कंडक्शन ए एंड दिस इज आर कन्वेक्शन ए।
Q2 कहाँ गया, आर कंडक्शन बी, एंड दिस इज आर कन्वेक्शन बी। और फाइनली ये दोनों कहाँ चले गए होंगे, एटमॉस सराउंडिंग में चले गए होंगे। यहां तक बात समझ में आई आप लोगों को, हाँ या नहीं? यहां तक बात समझ में आ गई होगी, सिंपल सी बात है। वैल्यू निकाल लो आर कंडक्शन ए, आर कन्वेक्शन ए, आर कंडक्शन बी और आर कन्वेक्शन बी की। तो देखो आर कंडक्शन ए कैलकुलेट करोगे, आर कंडक्शन ए कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी एल अपॉन के। एल कितना है 0.02 अपॉन कंडक्टिविटी ऑफ ए इज 50 एंड द एरिया इज, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है 0.15 इंटू 0.15। आर कन्वेक्शन ए कैलकुलेट करोगे तो 1 अपॉन एच ए, 1 अपॉन एच कितना है 200 एंड द एरिया इज 0.15 इंटू 0.15। आर कंडक्शन बी, इसका ये एल अपॉन के 0.01 अपॉन कंडक्टिविटी कितनी है 0.2 एंड द एरिया इज 0.15 इंटू 0.15। आर कन्वेक्शन बी 1 अपॉन एच ए 1 अपॉन 50 इंटू 0.15 इंटू 0.15 ऐसा होगा। ठीक, ये दोनों रजिस्टेंस सीरीज में है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। इन दोनों का आर नेट किसी ने निकाला है क्या? इन दोनों का आर नेट किसी ने निकाला है क्या, मुझे बता दो। इन दोनों का आर नेट किसी ने निकाला है क्या, इन दोनों को ऐड करके, इसको और इसको ऐड करना 0.2397, और इन दोनों का आर नेट किसी ने निकाला है क्या? इन दोनों को ऐड किया है क्या 3.108। देखो ये पूरे और ये पूरे दोनों पैरेलल में हैं, और अगर पैरेलल में है तो आर नेट कितना हो जाएगा, पैरेलल में होते हैं तो किस तरह से निकालते हैं, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो हो जाएगा दिस इंटू दिस अपॉन दिस प्लस दिस, तो हो जाएगा 0.2397 इंटू 3.108 अपॉन 2397 प्लस 3.108। मुझे बता दो कि आर नेट की वैल्यू कितनी आएगी, 0.2225। तो मुझे बता दो आर नेट अगर इतना आ गया है तो हीट ट्रांसफर कितना था 1 किलोवाट, और हीट ट्रांसफर रेट कितना होगा टी मैक्सिमम माइनस टी इन्फिनिटी अपॉन आर नेट। तो हीट ट्रांसफर रेट कितना होगा 1000 इज इक्वल टू टी मैक्सिमम माइनस टी इन्फिनिटी अपॉन आर नेट 0.225। मुझे यहां से वैल्यू बता दो कि टी मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ रही है, 247.5। इसको नोट करना, फिर आगे बात करते हैं। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछो। इसको एक बार नोट करो, इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। सही है, सही आंसर सही है। सर हमने हीटर और स्लैब में कैसे कंसीडर कर लिया, बेटा एरिया सबका सेम दे रखा है, सबका एरिया सेम दे रखा है ना। एक्चुअली उसने कुछ मेंशन नहीं किया था, इसलिए हीटर का एरिया हर जगह क्या ले लिया है, सेम ले लिया है ना।
क्लियर है? नोट करो इसको, फिर आगे बात करते हैं। इसमें कुछ और भी पूछा है यार, कुछ और भी पूछा है क्या इसमें? इसमें कुछ और भी पूछा है क्या? इसको नोट कर लेना तो मुझे बता देना एक बार, इसको नोट कर लेना तो मुझे बता देना। बेटा एरिया का डाउट ये था कि एरिया हीटर का दे रखा है 150 mm इंटू 150 mm, तो हर जगह सेम एरिया क्यों ले लिया, ये डाउट पूछ रहा था वो ना। इसको नोट कर लो, नोट कर लिया क्या? नोट कर लिया क्या? ठीक है, सुनो, अगर मैं Q1 और Q2 को अलग अलग निकालना चाहूं तो, Q1 और Q2 को अलग अलग निकालना चाहूं तो मुझसे टेम्परेचर पूछा है कि यहाँ स्लैब का टेम्परेचर T1 क्या होगा यहाँ पर, और स्लैब का टेम्परेचर यहाँ T2 क्या होगा। ये T इन्फिनिटी ही है दोनों जगह, मतलब टेम्परेचर पूछा है यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक, तो देखो मैं Q1 और Q2 को इंडिविजुअली कैलकुलेट कर सकता हूं अलग अलग। अगर मैं Q1 को कैलकुलेट करने चाहूं, Q1 ये ऊपर वाले में फ्लो हो रही थी, तो टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन ये रेजिस्टेंस, टेम्परेचर डिफरेंस T मैक्सिमम माइनस T इंफिनिटी अपॉन Q1 जहां से फ्लो हो रही है, वो रेजिस्टेंस कितना आया है 0.2397, Q1 इतना आया। और देखो Q1 को यहां से भी लिख सकता हूं, Q1 को यहां से भी लिखा जा सकता है इस रेजिस्टेंस के लिए T1 माइनस टी इन्फिनिटी अपॉन आर कन्वेक्शन ए, T1 माइनस टी इन्फिनिटी अपॉन आर कन्वेक्शन ए। ये बात आपको समझ में आई है, हाँ या नहीं? आ गई होगी यार। यहां से Q1 निकालोगे तो T मैक्सिमम माइनस टी इन्फिनिटी अपॉन ये वाला रेजिस्टेंस, यहां से निकालोगे इस हीटर रेजिस्टेंस के लिए तो T1 माइनस टी इन्फिनिटी अपॉन आर कन्वेक्शन ए। वैल्यू पुट कर दो, T मैक्सिमम कितना आया था 247.5 माइनस टी इन्फिनिटी इज 25.2397 इज इक्वल टू T1 माइनस 25, आर कन्वेक्शन ए कितना है 0.02 अपॉन 50 इंटू 0.15 इंटू 0.15। यहाँ से सॉल्व करके मुझे T1 की वैल्यू बता दो कितनी आएगी। यहाँ से सॉल्व करके मुझे T1 की वैल्यू बता दो कितनी आएगी। कितना आ रहा है 453।
कैसे आ सकता है यार, मैक्सिमम टेम्परेचर ये है और इससे ज़्यादा कैसे आ सकता है टेम्परेचर। यहाँ से T1 निकालो कितना आएगा, कितना आ रहा है 231। ये T1 आ जाएगा। T2 निकालना है तो पहले Q2 निकाल लो, Q2 कितना आएगा, Q2 यहाँ पर आएगा टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन ये वाला रेजिस्टेंस कितना आएगा, ये T मैक्सिमम माइनस T इंफिनिटी, ये वाला रेजिस्टेंस कितना है 3.108 इज इक्वल टू T2। Q2 यहाँ से भी लिख सकते हो, इस वाले रेजिस्टेंस को देखो, इस वाले रेजिस्टेंस के लिए कितना हो जाएगा, ये T2 है, सॉरी T2 माइनस T इंफिनिटी अपॉन आर कन्वेक्शन बी, T2 माइनस T इंफिनिटी अपॉन आर कन्वेक्शन बी। T maximum is 247.5 minus 25 upon 3.108 is equal to T2 minus 25 upon R convection B कितना है, ये कुछ गलत लिखा है, ये गलत लिखा है। T1 माइनस टी इंफिनिटी के बीच में आर कन्वेक्शन ए था, T1 माइनस टी इंफिनिटी के बीच में आर कन्वेक्शन ए था और आर कन्वेक्शन ए की वैल्यू ये है, ये ऐसा आएगा 1/200 इंटू 0.15 इंटू 0.15। इसको सॉल्व कर लेना, T1 यहाँ से आएगा और आर कन्वेक्शन बी की वैल्यू ये है 1/15 इंटू 0.15 इंटू 0.15। भाई आर कन्वेक्शन ए की वैल्यू ये है, अपन ने बाई मिस्टेक वैल्यू ये रख दी थी, है ना। यहाँ से T1 और यहाँ से T2 निकाल लेना, आ जाएगा। अच्छा सही लिखा था क्या आपने, 231.07, ठीक है। इसको निकालना, ये कितना आएगा, एटी 88.57। इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। इसको एक बार नोट करो, नोट हो जाए तो मुझे बता देना। इसको एक बार नोट करो, नोट हो जाए तो मुझे बता देना। सुनो, मैंने कल आपसे कुछ पूछा था, याद आ रहा है, जो हम लोग सिलेंडर का रजिस्टेंस लिखा था, रजिस्टेंस ऑफ द सिलेंडर लिखा था ln R2/R1 अपॉन 2 पाई k इंटू एल। मैंने आपसे पूछा था कि वो सॉलिड सिलेंडर के लिए वैलिड नहीं है। उसका कारण पूछा था मैंने आपसे पूछा था कि सिलेंडर का जो रजिस्टेंस है ln R2/R1,
upon 2 pi k into L. This is expression is not valid for R1 is equal to 0, means this expression is not valid for solid cylinder. मैंने आपसे पूछा था why, क्यों? सुनो, हम लोगों ने ये जब एक्सप्रेशन डेवलप किया है ना, हम लोगों ने जब ये एक्सप्रेशन डेवलप किया है तो हम लोगों ने जनरेशन और स्टोरेज लिया था या नहीं लिया था? हम लोगों ने जब ये एक्सप्रेशन डेवलप किया है तो जनरेशन या स्टोरेज लिया था नहीं लिया था? नहीं लिया था। ये भी नहीं लिया था और ये भी नहीं लिया था। स्टडी स्टेट लिया था नहीं लिया था? स्टडी स्टेट लिया था नहीं लिया था? लिया था, स्टडी स्टेट लिया था। हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे स्टडी स्टेट की। हम लोग कैलकुलेशन किसकी कर रहे थे? स्टडी स्टेट की। स्टडी स्टेट का मतलब समझते हो? स्टडी स्टेट का मतलब ये होता है कि जितना टेम्परेचर आज है उतना ही कल है, उतना ही परसों है। मतलब जितना अभी है उतना थोड़ी देर बाद है, उतना और उसके बाद है। मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में चीजें चेंज ना हो, यही स्टडी स्टेट होता है। मान लो कि ये कोई सॉलिड सिलेंडर है, मान लो कि ये कोई सॉलिड सिलेंडर है, इसका टेम्परेचर है 500 डिग्री सेल्सियस। इसका जो सरफेस टेम्परेचर है TS, इसका जो सरफेस टेम्परेचर है TS वो है 500 डिग्री सेल्सियस। यहां सराउंडिंग है T इंफिनिटी इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस। मुझे एक बात बताओ कि अगर कोई सॉलिड सिलेंडर है, उसका टेम्परेचर आपने 500 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया और उसको रख दिया सराउंडिंग में, और सराउंडिंग का टेम्परेचर था कितना? 30 डिग्री सेल्सियस, तो जाहिर सी बात है कि सिलेंडर से सराउंडिंग में हीट ट्रांसफर हो रही होगी। सिलेंडर से सराउंडिंग में हीट ट्रांसफर होगी, ये बात तय है। अगर हीट ट्रांसफर होगी तो ये टेम्परेचर समय के साथ कांस्टेंट रहेगा, हाँ या नहीं? ये टेम्परेचर समय के साथ कांस्टेंट रहेगा, हाँ या नहीं? नहीं रहेगा। अगर नहीं रहेगा तो फिर स्टडी स्टेट मेंटेन होगा? नहीं होगा? नहीं होगा। ठीक। अब अगर मुझे स्टडी स्टेट मेंटेन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अब अगर मुझे स्टडी स्टेट मेंटेन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे चाहिए कि जितनी हीट यहाँ से निकल रही है वो हीट इसमें आए। वो हीट कब आएगी? वो हीट जब आएगी जब सिलेंडर के अंदर कोई हीट सोर्स होगा। और सिलेंडर के अंदर हीट सोर्स कब होगा? जब सिलेंडर हॉलो होगा। मतलब ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब सिलेंडर हॉलो हो और अंदर कोई हीट सोर्स हो। और ये हीट सोर्स ऐसा है कि जो कंटिन्यूसली यहाँ से हीट दे रहा है और यहाँ से हीट निकल रही है। मान लो ये 5 किलोवाट से दे रहा है और बाहर भी 5 किलोवाट से निकल रही है, और यहाँ पर टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। समझ पाए? स्टडी स्टेट मेंटेन करना तभी संभव है जब सिलेंडर के अंदर कोई हीट सोर्स रखा हो। वो कुछ भी हो सकता है, एक इलेक्ट्रिकल हीटर हो सकता है अंदर, हो सकता है कि अंदर कोई हॉट फ्लूइड फ्लो हो रहा था, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही थी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सिलेंडर के अंदर जब तक कोई हीट सोर्स नहीं होगा तो पॉसिबल नहीं है कि कंटिन्यूसली हीट निकलती जाए। भाई सिलेंडर को आप हॉट करके रख दोगे, हीट करके रख दोगे, हॉट सिलेंडर रखा है, हीट निकलेगी, कुछ देर बाद वो टेम्परेचर उसका कम हो ही जाएगा। स्टडी स्टेट मेंटेन करना संभव नहीं है। ये तभी संभव है जब अंदर कोई हीट सोर्स हो। बात समझ पाए क्या? बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ? इसलिए सॉलिड सिलेंडर के लिए संभव नहीं है, ये एक्सप्रेशन वैलिड नहीं है। बात समझ में आई क्या, हाँ या नहीं? उसमें एक हेडिंग डाल लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लेना, लिख लेना इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिख लेना रेजिस्टेंस ln R2 by R1 by 2 pi k into L। लिख लेना रेजिस्टेंस R2 by R1 अपॉन 2 pi k into L
is not valid at R1 is equal to 0, is not valid at R1 is equal to 0, resistance R2 by R1 upon 2 pi k into L is not valid at R1 is equal to 0, ब्रैकेट में लिखना सॉलिड सिलेंडर, is not valid at R1 is equal to 0, ब्रैकेट में लिखना सॉलिड सिलेंडर, because to maintain the steady state, because to maintain the steady state there should be a temperature, there should be a heat source inside the cylinder, because to maintain the steady state there should be a heat source within the cylinder, because to maintain the steady state there should be a heat source inside the cylinder, which is possible only for hollow cylinder, क्लियर है यहां तक? इसके बाद देखो, हम लोग बात कर रहे थे, जो हम लोग थ्योरी में बात कर रहे थे, जो डिस्कशन चल रहा था अपना, हम लोग बात कर रहे थे हीट ट्रांसफर फॉर डिफरेंट केसेस। उसमें केस नंबर 1 लिखा था हीट ट्रांसफर विदाउट हीट जनरेशन, और विदाउट हीट जनरेशन में भी केस नंबर 1 फॉर ए प्लेन स्लैब, भैया सॉलिड सिलेंडर में हीट सोर्स कैसे रखोगे? सिलेंडर के अंदर कुछ जगह होगी तभी तो हीट सोर्स रखोगे, और अगर जगह होगी तो वो हॉलो होगा, सॉलिड कैसे हो सकता है? हीट सोर्स तब रखोगे ना जब सिलेंडर के अंदर कुछ जगह होगी, और जगह कब होगी? जब वो हॉलो होगा, सिंपल। ठीक है, सुनो, ठीक है, सुनो, हीट कहां से करोगे? आउटसाइड से करोगे क्या? तो वो एक स्लैब की तरह वर्क करेगा, रेडियली फ्लो नहीं होगा। सिलेंडर का मतलब मैं कह रहा हूं सेंटर से बाहर की तरफ रेडियली फ्लो हो। ऐसा तभी संभव है जब सेंटर में सोर्स रखा जाए, और सेंटर में सोर्स रखने के लिए वो उसको हॉलो होना पड़ेगा, है ना? ठीक है, सुनो, देखो, एक हेडिंग डालो केस नंबर फर्स्ट का डी, एक हेडिंग डालो केस नंबर फर्स्ट का डी, उसमें लिखना फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, या फिर फॉर हॉलो स्फीयर। एजम्पशंस मैं वही ले रहा हूं जो पहले लिए थे, सेम एज फॉर केस नंबर फर्स्ट का ए। ठीक, सुनना, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन आप देखो क्या लिखी थी। एक बार जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन में आओ, एक बार जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन में आओ। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट देखो जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन का, हम लोग एजम्पशन लेकर के चल रहे हैं कि स्टडी स्टेट है
और अगर स्टडी स्टेट है और नो स्टोरेज है तो रो सी डी टी अपॉन डी टी वाली टर्म जीरो हो जाएगी। नो जनरेशन है तो जनरेशन वाली टर्म जीरो हो जाएगी। और वन डायमेंशनल फ्लो ले रहा हूं तो थीटा और फाइव वाली टर्म जीरो हो जाएगी। बचेगा केवल क्या, रेडियल डायरेक्शन वाला। तो देखो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में क्या आया था, 1/r² डेल अपॉन डेल आर के आर स्क्वायर डी टी अपॉन डी आर इज इक्वल टू 0, ये आया था। कंडक्टिविटी कांस्टेंट ले चुके हो, अजम्पशन वही लिया है जो फर्स्ट के ए में था और उसमें अजम्पशन कंडक्टिविटी कांस्टेंट था और के कांस्टेंट है तो इसको कॉमन लोगे, ये आर भी जीरो में चला जाएगा, आर स्क्वायर भी जीरो में चला जाएगा और बचेगा डेल अपॉन डेल आर स्क्वायर डी टी अपॉन डी आर इज इक्वल टू 0। इसको इंटीग्रेट करोगे आर स्क्वायर डी टी अपॉन डी आर प्लस सी वन इज इक्वल टू 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हो डी टी अपॉन डी आर प्लस सी वन अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको एक बार और इंटीग्रेट करोगे तो देन टी माइनस सी वन अपॉन आर प्लस सी टू इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। प्रोफाइल कैसी होगी, प्रोफाइल कैसी होगी, टी वन माइनस सी अपॉन आर, ये वो प्रोफाइल है y इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स, आप पढ़ा करते थे। ये कौन सी प्रोफाइल होती थी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती थी, y इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये प्रोफाइल कैसी हो जाएगी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसके बाद आपको एक स्फीयर दे रखा है, देखो कुछ इस तरह से, ये R1 है, ये R2 है और टेम्परेचर दे रखा होगा कि यहाँ पर T1 है और यहाँ पर T2 है। और प्रोफाइल कैसी होगी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कुछ इस तरह से प्रोफाइल है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कुछ ऐसा। ठीक, आपको वैल्यू किसकी चाहिए, आपको वैल्यू चाहिए C1 और C2 की। आप बाउंड्री कंडीशन पुट कर दो, देखो बाउंड्री कंडीशन पुट करोगे, पहला एट r इज इक्वल टू R1 t इज इक्वल टू T1, एट r इज इक्वल टू R2 t इज इक्वल टू T2, ये बाउंड्री कंडीशन हो जाएंगी। इन दोनों की वैल्यू यहां पर पुट करोगे तो देखो पहली कंडीशन पुट करो, r इज इक्वल टू R1 t इज इक्वल टू T1, ये हो जाएगा T1 माइनस C1 अपॉन R1 प्लस C2 इज इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन एट r इज इक्वल टू R2 t इज इक्वल टू T2, देन T2 माइनस C1 अपॉन R2 C2 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। माइनस करो दोनों को सॉल्व करोगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये T1 माइनस T2 आएगा, ये माइनस है और ये प्लस हो जाएगा तो C1 कॉमन लो, ये 1/R2 माइनस 1/R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। देन C1 R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2 इज इक्वल टू हो जाएगा T2 माइनस T1। C1 की वैल्यू हो जाएगी, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, T1 माइनस T2 अपॉन हो जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2, ये C1 की वैल्यू हो जाएगी। C1 की वैल्यू यहां पर पुट करोगे इसमें या इसमें तो आपको वैल्यू मिल जाएगी किसकी, C2 की। लेकिन मैं C2 की वैल्यू निकालने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं C2 की वैल्यू निकालने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्यों, क्योंकि मुझे निकालना है हीट ट्रांसफर रेट और वो होता है -K
डी टी अपॉन डी आर, ये होता है। और डी टी अपॉन डी आर की वैल्यू कितनी है, ये है देखो, डी टी अपॉन डी आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी वन अपॉन आर स्क्वायर। मुझे वैल्यू चाहिए किसकी, सी वन की, सी टू की वैल्यू चाहिए ही नहीं, इसलिए मैं सी टू निकाल नहीं रहा हूँ। ठीक, मुझे वैल्यू चाहिए केवल और केवल किसकी, सी वन की। तो डी टी अपॉन डी आर इज इक्वल टू माइनस सी वन अपॉन आर स्क्वायर। देखो क्यू डॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के, स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, डी टी अपॉन डी आर कितना, माइनस सी वन अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, देन क्यू डॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई के इंटू सी वन, द वैल्यू ऑफ सी वन इज टी वन माइनस टी टू अपॉन आर टू माइनस आर वन अपॉन आर वन आर टू, ये हो जाएगा। और देखो क्यू डॉट को कुछ ऐसा भी लिखा जा सकता है, टी वन माइनस टी टू अपॉन, इसको नीचे ले आओ तो आर टू माइनस आर वन अपॉन 4 पाई के आर वन आर टू। और इसको अगर कंपेयर करोगे डी टी अपॉन आर इक्विवेलेंट से, तो आप समझ गए होगे कि नीचे जो टर्म आई है वो क्या है, आर इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पर जो आर इक्विवेलेंट है वो कितना हो जाएगा, आर टू माइनस आर वन अपॉन 4 पाई के आर वन आर टू। मतलब ये है कि अगर आज के बाद कभी स्फीयर वाला कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इस पूरे डेरिवेशन के चक्कर में कभी नहीं पड़ेंगे, रेजिस्टेंस डायग्राम ड्रॉ करेंगे, आर इक्विवेलेंट लिखेंगे और हीट ट्रांसफर रेट हो जाएगा डी टी अपॉन आर इक्विवेलेंट। देखो कुछ इस तरह से कि अगर ऐसा कोई स्फीयर दे रखा है तो इसको रेजिस्टेंस डायग्राम ड्रॉ करोगे कुछ ऐसा, ये T1 है और ये T2 है, ये T1 है और ये T2 है, और यहां से हीट ट्रांसफर रेट है Q डॉट और R इक्विवेलेंट है R2 माइनस आर वन अपॉन 4 पाई के R1 R2, ऐसा कुछ ऐसा होगा। ठीक है, इसको एक बार नोट करो फिर आगे बात करते हैं। एक बार इसको नोट करो, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं इसको। इसको एक बार नोट करो, नोट हो जाए तो मुझे बता देना।
हाँ भाई, नोट कर पाए क्या? ठीक है, नोट कर लिया क्या? अष्टमी नवमी ब्रेक बोल रहे हो? अरे कोई ब्रेक नहीं होता यार, मेरा साल भर में कोई ब्रेक नहीं होता। ना कोई संडे होता है, ना कोई त्योहार होता है, कभी कोई ब्रेक नहीं होता है ना। सुनो, ठीक है। अरे भाई, तुम लोगों का तो संडे होता है यार, मेरा संडे भी ब्रेक नहीं होता कभी, है ना। ठीक है, इसको नोट कर लिया क्या? इसको नोट कर लिया क्या? नोट कर लिया ना। सुनो, मैंने किया क्या, विदाउट हीट जनरेशन बात कर रहे थे तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए ये जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन से उठाया, इसको दो बार इंटीग्रेट किया, फाइनली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आया प्रोफाइल। बाउंड्री कंडीशन पुट किया, बाउंड्री कंडीशन पुट करके वैल्यू निकाली C1 की। ठीक। और मुझे क्या चाहिए था, मुझे हीट ट्रांसफर रेट चाहिए था माइनस के डी टी अपॉन डी आर, एंड द वैल्यू ऑफ डी टी अपॉन डी आर is C1 minus of C1 upon R square is the value, and the area of sphere is 4 pi R square. We can solve, then this is the R equivalent. ठीक। ठीक है, सुनो, अभी तक हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे वो कौन सी बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे विदाउट हीट जनरेशन की। विदाउट हीट जनरेशन में अपन ने बात की प्लेन स्लैब की, हम लोगों ने बात की सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की, हम लोगों ने बात की स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की। एक हेडिंग डालो, केस नंबर सेकंड, हीट ट्रांसफर विद हीट जनरेशन, विद यूनिफॉर्म हीट जनरेशन। एक हेडिंग डालो, हीट ट्रांसफर विद यूनिफॉर्म हीट जनरेशन। एक हेडिंग डालो, हीट ट्रांसफर विद यूनिफॉर्म हीट जनरेशन। कन्वेंशनल में क्वेश्चन आया तो पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली रेजिस्टेंस जो आया है आर नेट को यूज करो और आंसर निकालो, पूरे डेरिवेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। सुनो, एक हेडिंग डालो, केस नंबर सेकंड, हीट ट्रांसफर विद यूनिफॉर्म हीट जनरेशन। ठीक है, सुनो, कुछ कुछ अजम्पशन लेकर के चल रहा हूं, इसमें पहले से ही लिख रहा हूं। पहला अजम्पशन ले रहा हूं, नो स्टोरेज। दूसरा अजम्पशन ले रहा हूं, कंडक्टिविटी इज कांस्टेंट। तीसरा अजम्पशन ले रहा हूं, वन डे हीट ट्रांसफर, ऐसा कुछ। ठीक है, सुनो,
केस नंबर जो सेकंड है विद यूनिफॉर्म हीट जनरेशन वाला जो है, इसमें भी हम लोग किसकी बात करेंगे, प्लेन स्लैब की बात करेंगे, सिलेंडर की बात करेंगे और स्फेरिकल की बात करेंगे। तो पहला मैं केस ले रहा हूं फॉर ए प्लेन स्लैब, सुनना केस नंबर सेकंड का ही, प्लेन स्लैब विद सिमेट्रिकल बाउंड्री कंडीशन। देखो मामला कुछ ऐसा है, ये कोई एक प्लेन स्लैब है, इसकी थिकनेस कुछ दे रखी है एल, ये टेम्परेचर कुछ दे रखा है T1, और देखो सिमेट्रिकल बाउंड्री कंडीशन का मतलब समझ रहे हो, सिमेट्रिकल बाउंड्री कंडीशन का मतलब कि जो प्लेन स्लैब है उसके दोनों साइड टेम्परेचर क्या है, बराबर है, दोनों साइड टेम्परेचर क्या है, सेम है, यहां भी टेम्परेचर T1 है और यहां भी टेम्परेचर T1 है। दिस इज सिमेट्रिकल बाउंड्री कंडीशन। ये x इज इक्वल टू 0 है और ये x इज इक्वल टू L है, और मुझे दे रखा है कि यहां पर हीट जनरेशन है Q डॉट जनरेशन मीटर वॉट पर मीटर क्यूब। अंदर यूनिफॉर्म हीट जनरेशन है कुछ Q डॉट जनरेशन से, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि भाई 1 किलोवाट पर मीटर क्यूब है या कितना है, तो जो हीट जनरेशन पर यूनिट वॉल्यूम है वो आपको दे रखा होगा ना। अब सुनो, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, प्लेन स्लैब की। प्लेन स्लैब के लिए एक बार जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन देखो क्या लिखी थी, प्लेन स्लैब के लिए एक बार जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन देखो क्या लिखी थी। बेटा प्रूफ करने आया तो प्रूफ कर दोगे, उसमें क्या दिक्कत है, प्रूफ करने आया तो प्रूफ कर दोगे जैसे मैंने लिखा है ना। सुनो, ठीक है सुनो, प्लेन स्लैब के लिए जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन देखोगे तो अपन ने लिखा था डेल अपॉन डेल एक्स के डी टी अपॉन डी एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई के डी टी अपॉन डी वाई डेल अपॉन डेल जेड के डी टी अपॉन डी जेड प्लस क्यू डॉट जनरेशन माइनस रो सी डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। आपने नो स्टोरेज लिया है तो रो सी डी टी अपॉन डी टी वाली टर्म 0, 1D लिया है तो वाई और जेड वाली टर्म 0, बचेगा केवल क्या, एक्स वाली टर्म बचेगी डेल अपॉन डेल एक्स के डी टी अपॉन डी एक्स, एक टर्म और बचेगी क्यू डॉट जनरेशन इज इक्वल टू 0। पिछले बार ये जनरेशन भी क्या हुआ करता था, 0 हुआ करता था, इस बार जनरेशन है, ठीक। के कांस्टेंट है, कॉमन आएगा, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस क्यू डॉट जनरेशन बाई के इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेट कर दो इसको दो बार, डेल टी ओवर डेल एक्स क्यू डॉट जनरेशन बाई के प्लस सॉरी एक्स प्लस सी वन इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 है। एक बार और इंटीग्रेट करो, ये हो जाएगा टी प्लस क्यू डॉट जनरेशन एक्स स्क्वायर बाई 2k सी वन एक्स प्लस सी टू इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड। आपसे कोई पूछता है कि भैया प्रोफाइल कैसी होगी, तो प्रोफाइल आज भी पैराबोलिक है, एक्स स्क्वायर आया है, प्रोफाइल कैसी है, पैराबोलिक है। इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या पूछेगा, आपसे पूछ लेगा भैया टेम्परेचर प्रोफाइल क्या है, टेम्परेचर की वैल्यू कहां पर कितनी है, तो C1 और C2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और C1 और C2 की वैल्यू कहां से निकालोगे, बाउंड्री कंडीशन से। तो देखो हाँ पहले लीनियर थी, पहले लीनियर थी, मैंने कब कहा पहले अच्छा मैंने ऐसा बोला कि आज भी पैराबोलिक है, वो मेरी आदत है बोलने की ऐसी ना, पहले लीनियर थी और आज कैसी है, पैराबोलिक है ना, ठीक है। सुनो, आप बाउंड्री कंडीशन देखोगे
सिमेट्रिकल बाउंड्री कंडीशन है, x इज इक्वल टू 0 पे भी टेम्परेचर T1 है और x इज इक्वल टू L पे भी कितना है, T1 है। एट x इज इक्वल टू 0, T इज इक्वल टू T1, एट x इज इक्वल टू L भी T1, T इज इक्वल टू T1। पहली कंडीशन यहां पर पुट करो, x इज इक्वल टू 0 पर T इज इक्वल टू T1, तो ये T1 हो जाएगा, ये 0 और ये भी 0, C2 की वैल्यू हो जाएगी T1। दूसरी कंडीशन यहां पर पुट करो, x इज इक्वल टू L पे भी T1, C2 की वैल्यू T1 नहीं माइनस T1, x इज इक्वल टू L पे भी T1, देन T1 प्लस Q डॉट जनरेशन L स्क्वायर बाई 2K प्लस C1L माइनस C2 की वैल्यू माइनस T1 इज इक्वल टू 0। इससे ये कैंसिल होगा, C1 की वैल्यू Q डॉट जनरेशन माइनस होगा L बाई 2K, ये वैल्यू हो जाएगी किसकी, C1 की, और ये वैल्यू किसकी थी, C2 की। ठीक, दोनों वैल्यूज यहां पुट कर दो, तो टेम्परेचर प्रोफाइल हो जाएगा टी प्लस क्यू डॉट जनरेशन एक्स स्क्वायर बाई 2K प्लस C1x माइनस क्यू डॉट जनरेशन LX बाई 2K प्लस C2 मतलब माइनस T1 बराबर 0। ये टेम्परेचर प्रोफाइल हो जाएगी। ठीक, मुझे क्या निकालना है, टेम्परेचर प्रोफाइल आई कैसी है, पैराबोलिक। तो अगर मैं टेम्परेचर प्रोफाइल ड्रॉ करना चाहूं तो टेम्परेचर प्रोफाइल कैसे ड्रॉ होगी भाई, इसमें हीट जनरेशन हो रहा है अंदर, इसमें अंदर हीट जनरेशन हो रहा है, तो टेम्परेचर अंदर ही क्या होगा, मैक्सिमम होगा। कहां पर मैक्सिमम होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल टेम्परेचर प्रोफाइल है तो कहीं मिड पॉइंट पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो टेम्परेचर प्रोफाइल कुछ ऐसी होगी, देखो और ये मिड पॉइंट पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। कहां पर, x इज इक्वल टू L बाई 2 पर। तो अगर मुझे टी मैक्सिमम की वैल्यू चाहिए तो x इज इक्वल टू L बाई 2 पुट कर दो। यहां पर L बाई 2 लिखना, टी मैक्सिमम प्लस ये कितना हो जाएगा, Q डॉट जनरेशन x की जगह L बाई 2, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर बाई 8K माइनस, यहां पर लिखोगे Q डॉट जनरेशन x की जगह L बाई 2, तो L स्क्वायर बाई 4K प्लस T1 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, समथिंग बाई 8 माइनस समथिंग बाई 4, कितना आएगा, क्या आएगा, 2 बाई 8, 1 बाई 8 बचेगा क्या। टी मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, T1, ये माइनस T1 है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस Q डॉट जनरेशन L स्क्वायर बाई 8K, ये मैक्सिमम टेम्परेचर की वैल्यू हो जाएगी। देखो ये बात समझ में आई, हाँ या नहीं। कुछ भी नहीं करना, मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि केवल जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन आ जाएगा और उसको इंटीग्रेट करके ही सारा कुछ निकालना है। तो हीट जनरेशन वाला केस था, तो ये जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन विद हीट जनरेशन दो बार इंटीग्रेट किया। सिमेट्रिकल बाउंड्री कंडीशन था, x इज इक्वल टू 0 पे भी T1 और x इज इक्वल टू L पे भी T1, दोनों बाउंड्री कंडीशन पुट की, C1 और C2 की वैल्यू फाइंड आउट की, यहाँ पर पुट कर दिया, टेम्परेचर प्रोफाइल आया। सिमेट्रिकल कंडीशन है तो टी मैक्सिमम L बाई 2 पर आएगा, L बाई 2 पुट किया और ये टी मैक्सिमम आ गया। इसको एक बार नोट करना, फिर आगे बात करते हैं।
इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। नोट कर लेना तो मुझे बता देना। हाँ भाई, नोट कर पाए क्या? नोट कर पाएगा? यहाँ तक बात समझ में आई? कुछ भी नहीं है पूरी एचएमटी में, कुछ भी नहीं है यार, केवल जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन लिखा। इस बार क्यू जनरेशन था तो ये वाली टर्म भी आ गई। इसको दो बार इंटीग्रेट किया, टेम्परेचर प्रोफाइल आया, बाउंड्री कंडीशन पुट किया, C1 और C2 की वैल्यू निकाला, पुट कर दिया, टेम्परेचर प्रोफाइल आ गई। मैक्सिमम टेम्परेचर निकालना था, मुझे पता है सिमेट्रिकल कंडीशन है, मिड पॉइंट पे कहीं मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, पुट कर दिया, ये मैक्सिमम टेम्परेचर आ गया। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टेम्परेचर वाला एक्सप्रेशन है ना। सुनो, एक हेडिंग और डालो, केस नंबर सेकंड का बी। केस नंबर सेकंड का बी इसी में हीट जनरेशन वाले में ही चल रहा है। केस नंबर सेकंड का बी, लिखना प्लेन स्लैब। केस नंबर सेकंड का बी, प्लेन स्लैब विद अनसिमेट्रिकल बाउंड्री कंडीशन। प्लेन स्लैब विद अनसिमेट्रिकल बाउंड्री कंडीशन। देखो मामला कुछ ऐसा है, ये कुछ एक प्लेन स्लैब दे रखा है, और इस बार मामला कुछ ऐसा है कि टेम्परेचर T1 यहाँ पर है, T2 कुछ ऐसा है। T1 और T2 सेम नहीं है, अनसिमेट्रिकल बाउंड्री कंडीशन है, T1 और T2 अलग अलग है ना। ये टेम्परेचर, ये लेंथ L है, ये x इज इक्वल टू 0 है और ये x इज इक्वल टू L है।
और ये आज भी यूनिफॉर्म हीट जनरेशन है। ठीक, क्या करोगे, शुरुआत से वही जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन लिखोगे और वही को उसी को इंटीग्रेट करोगे 2 बार। तो देखो जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन वही है, डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस क्यू डॉट जनरेशन इज इक्वल टू 0। पिछले वाले डेरिवेशन में देख सकते हो, इसको एक बार इंटीग्रेट किया था, डेल टी ओवर डेल एक्स प्लस क्यू डॉट जनरेशन बाई के भी आया था, सॉरी, बाई के इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स प्लस सी वन इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 दे दो। इसको एक बार और इंटीग्रेट किया था, ये आया था टी प्लस क्यू डॉट जनरेशन एक्स स्क्वायर बाई 2k प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सेकंड आई थी और इसके बाद आपने क्या पुट किया था, बाउंड्री कंडीशन। और वहां पर बाउंड्री कंडीशन क्या थी, सेम थी, और यहां पर बाउंड्री कंडीशन क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। तो देखो पहली क्या हो जाएगी, एट एक्स इज इक्वल टू 0 टी इज इक्वल टू T1, और दूसरी क्या हो जाएगी, एट एक्स इज इक्वल टू L टी इज इक्वल टू T2। बाउंड्री कंडीशन इस बार अलग अलग है। आपको दे रखा होगा कि भैया यहाँ पर T1 कुछ T2 से ज्यादा है, पुट कर दो यहाँ पर पहली बाउंड्री कंडीशन, पुट करोगे x इज इक्वल टू 0 पर t इज इक्वल टू T1, देन T1 प्लस 0 और ये भी 0, C2 is equal to 0, then the value of C2 is equal to minus of T1। दूसरी कंडीशन एट x is equal to L, T is equal to T2 यहां पर पुट करो, T2 प्लस Q डॉट जनरेशन L स्क्वायर बाई 2k C1 इंटू L, C2 की वैल्यू है माइनस T1 इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ C1 इज T1 माइनस T2 बाई L माइनस Q डॉट जनरेशन L बाई 2k। ये वैल्यू है किसकी, C1 की। ये C1 और C2 की जो वैल्यू आई है पुट कर दो यहां पर। आप वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो T प्लस क्यू डॉट जनरेशन एक्स स्क्वायर बाई 2k प्लस C1 की वैल्यू ये है T1 माइनस T2 बाई L प्लस क्यू डॉट जनरेशन L बाई 2k इंटू एक्स प्लस C2 माइनस T1 इज इक्वल टू 0। दिस इज टेम्परेचर प्रोफाइल। और टेम्परेचर प्रोफाइल आज भी कैसी है, पैराबोलिक है, एक्स स्क्वायर आया है, और पिछले बार भी कैसी थी, पैराबोलिक थी। एक्स स्क्वायर है, टेम्परेचर प्रोफाइल कैसी होगी, पैराबोलिक होगी। बात समझ पाए क्या, कुछ चेंज हुआ है? हाँ चेंज हुआ है, केवल क्या चेंज हुआ है, बाउंड्री कंडीशन। पिछली बार दोनों जगह टेम्परेचर T1 था, और इस बार x इज इक्वल टू 0 पर T1 और x इज इक्वल टू L पर T2 हो गया है, केवल इतना चेंज हुआ है। तो C1 और C2 की वैल्यू चेंज हो जाएंगी और फाइनली ये आ जाएगा। ठीक, इसको एक बार नोट करना, फिर आगे बात करते हैं। इसको एक बार नोट करो, नोट कर लेना तो मुझे बता देना।
हाँ भाई, नोट कर पाए क्या? सुनो, अब मुझे एक बात बताओ, पिछले बार भी जो प्रोफाइल है वो पैराबोलिक आई थी, और इस बार भी जो प्रोफाइल है वो पैराबोलिक आई है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर टेम्परेचर मिड पॉइंट पे मैक्सिमम होगा क्या? टेम्परेचर मैक्सिमम पिछले बार मिड पॉइंट पे था, इस बार भी टेम्परेचर मैक्सिमम मिड पॉइंट पे होगा क्या? नहीं होगा। कहां पर होगा? कहां पर होगा निकाल लेंगे अपन। अगर मुझे निकालना है लोकेशन ऑफ, अगर मुझे निकालना है लोकेशन ऑफ टी मैक्सिमम, तो निकाल लो भाई। अपन ने पढ़ा है मैक्सिमम मिनिमम बचपन में, टी मैक्सिमम वहां पर होगा जहां पर डी टी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। टी मैक्सिमम वहां पर होगा जहां पर डी टी अपॉन डी एक्स क्या होगा, जीरो होगा। कर दो डी टी अपॉन डी एक्स को जीरो यहां से, फ्रॉम इक्वेशन वन। डी टी अपॉन डी एक्स को जीरो करोगे तो सी वन की वैल्यू कितनी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ सी वन के अपॉन क्यू जनरेशन। कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ सी वन इंटू के अपॉन क्यू डॉट जनरेशन। पुट कर दो, सी वन की वैल्यू ये है, सी वन की वैल्यू पुट करोगे, सी वन की वैल्यू ये है टी वन माइनस टी टू बाई एल माइनस क्यू डॉट जनरेशन बाई के बाई टू के, और ये हो जाएगा के बाई क्यू डॉट जनरेशन। देखो सही लिखा है क्या? एल भी आएगा इधर, इंटू एल भी है, ऐसा है। उसका अंदर मल्टीप्लाई करो और माइनस का भी अंदर मल्टीप्लाई करो, तो एक्स इज इक्वल टू होगा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, क्यू जनरेशन से क्यू जनरेशन कैंसिल और के से के कैंसिल, बचेगा एल बाई टू, प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा टी वन माइनस टी टू बाई एल इंटू के बाई क्यू डॉट जनरेशन। ये वो लोकेशन है जहां पर टेम्परेचर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो एल बाई टू माइनस समथिंग है, और देखो टी अगर टी वन अगर टी टू से ज्यादा है, ये वाली वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अगर टी वन टी टू से ज्यादा है देन टी वन माइनस टी टू इज पॉजिटिव, एल बाई टू माइनस समथिंग, तो एक्स इज लेस देन एल बाई टू पर क्या होगा, टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। इसका मतलब है कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो एक्स एल बाई टू से कम होगा, टी वन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। किसकी तरफ, टी वन की तरफ, मतलब जो टेम्परेचर ज्यादा था उसके तरफ मैक्सिमम टेम्परेचर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, तो सुनो मामला कुछ ऐसा होगा, जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो कुछ ऐसा होगा, अगर ये एल बाई टू है, अगर ये एल बाई टू है, तो एल बाई टू से इधर मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर के साइड शिफ्ट हो जाएगा, कुछ ऐसा। ये होगा टी मैक्सिमम। ठीक है, इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है,
इसको नोट करो एक बार, फिर आगे बात करते हैं। नोट कर लिया क्या? नोट कर लिया क्या? ठीक है, नोट करो, आगे बात करते हैं फिर। ठीक, अपन ने डिस्कस क्या क्या किया है विदाउट विद हीट जनरेशन में। पहला प्लेन स्लैब विद सिमेट्रिकल बाउंड्री कंडीशन, और फिर प्लेन स्लैब विद अनसिमेट्रिकल बाउंड्री कंडीशन, है ना। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन लिखना, घर से ट्राई कर लेना, मैं आपको कल बता दूंगा उसका, है ना, सॉल्यूशन। आप लिख रहे हो सर ये बॉडी यूनिफॉर्मली हीट के लिए भी हो सकती है ना। बेटा यूनिफॉर्मली हीट के लिए भी नहीं, यूनिफॉर्मली हीट के लिए ही है। यहाँ पर हीट जनरेशन यूनिफॉर्म ही हो रहा है ना। एक क्वेश्चन नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं। पूछो पूछो, क्या पूछ रहे हो? हीट यूनिफॉर्मली गेन भी कर सकती है क्या? बेटा विदाउट हीट स्टोरेज वाली बात कर रहे हैं ना हम लोग अभी। हम लोगों ने एजम्पशन ले रखा है विदाउट हीट स्टोरेज, तो हीट गेन नहीं कर सकती, हीट स्टोर नहीं कर सकती, है ना। हम लोग बात कर रहे हैं विदाउट हीट स्टोरेज, नो स्टोरेज की बात कर रहे हैं, तो हीट गेन नहीं कर सकती। अगर गेन करेगी तो फिर वो स्टोरेज वाली बात हो जाएगी, उसमें फिर जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन में फिर स्टोरेज वाली टर्म भी लिखनी पड़ेगी, है ना। क्लियर है? ठीक है, तो रोसी डी टी अपॉन डी टी वाला टर्म भी आ जाएगा अगर स्टोरेज वाली बात करेंगे। ठीक है, सुनो, एक काम करता हूँ, आप लोग केमिकल वाली जनता भी है कि यहाँ पर? केमिकल वाली जनता भी है ना? आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर भेजा गया था ना, जो मेल किया गया था, जो प्रीवियस ईयर मेल किया गया था ना, मैकेनिकल और केमिकल दोनों को, उसके कंडक्शन के क्वेश्चन अभी तक के देख लेना। जो विदाउट हीट जनरेशन वाले क्वेश्चन है ना, वो प्रीवियस ईयर के आप लोग देख लेना, केमिकल वाले भी और मैकेनिकल वाले भी, है ना। जो क्वेश्चन मैं बोलने वाला था उस पीडीएफ में कुछ प्रॉब्लम है, वो ओपन नहीं हो रही, तो अपन कल ही बात करते हैं ना। भाई जिन लोगों को मेल आया हो, जिन लोगों को मेल आया हो मैकेनिकल वालों को, वो टेलीग्राम ग्रुप वाले ग्रुप में सेंड कर दो, और जिन केमिकल वालों को भी मेल आया हो, पीडीएफ आई हो, वो भी टेलीग्राम वाले ग्रुप में सेंड कर दो। तो आपस में एक्सचेंज हो जाएगा, जो केमिकल वाले हैं उनको मैकेनिकल वाला भी मिल जाएगा, और जो मैकेनिकल वाले हैं उनको केमिकल वाला भी मिल जाएगा ना। तो जो पीडीएफ आपको भेजी गई हो उसके बाद टेलीग्राम वाले ग्रुप में सेंड कर दो, तो दोनों को एक्सचेंज हो जाएगा, दोनों को मिल जाएगा ना। ठीक है, ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं कल।